बीकॉम सेकेंड ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आपके इनकम टैक्स में सैलरी हेड का चैप्टर चल रहा है और इसमें मैंने आपको सैलरी हेड के प्रोविजंस वो डिस्कशन किए और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको सोल्व करके दिखाए, आपको पीडीएफ भी भेजी है। इसके बावजूद भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका की बारीकी से अध्ययन करना ज़रूरी है। तो आज के इस टॉपिक में मैं देखता हूं कि ज़्यादातर विद्यार्थी जो प्रोविडेंट फंड है उससे संबंधित जो आयकर के प्रोविज़न हैं उसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो इस चीज़ को मैं आज क्लियर करना चाहता हूं कि देखो विद्यार्थियों, जब कर्मचारी नौकरी ज्वाइन करता है तो सेवा शर्तों के अंतर्गत उसको पीएफ का फ़ायदा भी मिलता है। पीएफ का फ़ायदा मिलने का मतलब ये हुआ कि कर्मचारी का एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोला जाता है और उस अकाउंट में हर महीने उसका मालिक भी अंशदान करता है और कर्मचारी भी अंशदान करता है। और जो कर्मचारी अंशदान करता है उसको बोलते हैं एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, और जो मालिक अंशदान करता है उसको बोलते हैं ओनर्स कंट्रीब्यूशन, नियोक्ता द्वारा अंशदान। और इसमें क्या होगा कि जो प्रोविडेंट फंड का जो खाता है उसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन जाता रहेगा, तो उसमें ब्याज एक्रूड होता रहता है, तो उसको बोलते हैं एकत्रित ब्याज या एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट। और फिर जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उसको उस फंड के अंदर जो एकत्रित ब्याज और जो फंड जमा है वो उसको सेवानिवृत्ति के समय मिल जाता है। तो अब इसमें बात ये आती है कि आपकी जो भविष्य निधियां हैं वो 3 तरह की भविष्य निधियां हैं। प्रोविडेंट फंड 3 तरह के हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आपका है वैधानिक भविष्य निधि, वैधानिक भविष्य निधि जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। तो ये जो वैधानिक भविष्य निधि है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर इसमें शासकीय मान्यता प्राप्त होती है और गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इसमें वैधानिक भविष्य निधि में कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो उनका कंट्रीब्यूशन जिस भविष्य निधि में जाता है उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, वैधानिक भविष्य निधि। और दूसरी जो भविष्य निधि है वो है प्रमाणित भविष्य निधि, प्रमाणित भविष्य निधि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब ये जो प्रमाणित भविष्य निधि है इसमें क्या है कि प्राइवेट सेक्टर के जो कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट अर्ध सरकारी के अलावा या अर्ध सरकारियों में से भी कुछ, वो इस भविष्य निधि में अपना अंशदान करते हैं। और ये प्रमाणित भविष्य निधि, जैसे इसका नाम है रिकॉग्नाइज, यानी आयकर विभाग द्वारा ये जो भविष्य निधि है वो प्रमाणित है, मान्यता दी हुई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। तो यह जो भविष्य निधि है ये आयकर कमिश्नर द्वारा स्वीकृत होती है। यह बैंकों, कारखानों एवं व्यापारिक संस्थाओं के कर्मचारियों पर लागू होता है। कौन सा? प्रमाणित भविष्य निधि, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। शॉर्टकट में इसको आरपीएफ भी बोल देते हैं, आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ठीक है। और तीसरी जो भविष्य निधि है वो है आपकी अप्रमाणित भविष्य निधि, अप्रमाणित भविष्य निधि, अप्रमाणित भविष्य निधि।
जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, शॉर्टकट में यूआरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो ये जो अप्रमाणित भविष्य निधि है, इस भविष्य निधि का क्या है कि ये आयकर कमिश्नर द्वारा स्वीकृत नहीं होती है और इसे कोई भी संस्था अपना सकती है। सामान्यतः छोटे कारखानों में ये अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है। इसमें कारखानों में, प्राइवेट सेक्टर और छोटे कारखानों में कर्मचारियों का अंशदान और नियोक्ता का अंशदान इसमें जमा कराया जाता है। ज़्यादातर आपने देखा है कि जैसे मान लो कर्मचारी की तनख्वाह में से 10% कटता है तो मालिक की तनख्वाह में से कितना परसेंट कटेगा? 10%। कर्मचारी की तनख्वाह में से 12% है जनरली, तो 12% मालिक। कई बार ये होता है कि कर्मचारी की जो परसेंटेज है कंट्रीब्यूशन की इन फंडों में वो 10% होती है और मालिक कई बार ज़्यादा भी डाल देता है। तो और कई बार ये भी होता है कि भाई कर्मचारी अपनी परसेंटेज ज़्यादा दे लेकिन मालिक एक तय परसेंट से सिर्फ 10 या 12 से ज़्यादा नहीं करता। जनरली क्या होता है कि बराबर मात्रा में ही दोनों इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। हर महीने की जो तनख्वाह बनती है उस तनख्वाह में से मान लो ज़्यादातर 10% कंट्रीब्यूशन कर्मचारी का है और 10% एम्प्लॉयर का है, और ज़्यादा भी हो सकता है, 14% मालिक दे रहा है, 12% दे रहा है, 13% दे रहा है। ठीक है, तो अब इसमें बात ये आती है कि अपने आयकर पर्पज से आपको क्या ध्यान रखना है। इनकम टैक्स पर्पज से, इनकम टैक्स पर्पज में क्या है कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि ये जो कर्मचारी है ये स्टेचुटरी प्रोविडेंट में अंशदान करता है या प्रमाणित भविष्य निधि में करता है या अप्रमाणित भविष्य निधि में अंशदान करता है। अब आपके लिए एक समस्या क्या आती है, आपके लिए स्टूडेंट के नाते आप सैलरी एड का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे तो उसमें आपको ये देखना है कि जो कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान करता है तो भविष्य निधि में, तीनों भविष्य निधि में आपको 4 पॉइंट की व्याख्या अच्छी तरह से करनी है। 4 पॉइंट को अच्छी तरह से देख के चलना है। क्या चलना है? आपको ये तय करना है कि ये जो भविष्य निधियां हैं इसमें कर्मचारी का स्वयं का अंशदान है वो कर योग्य है या कर मुक्त है, नियोक्ता का अंशदान है वो कर योग्य है या कर मुक्त है, और एकत्रित ब्याज वो कर योग्य है या कर मुक्त है, और एक मुश्त राशि जो भविष्य निधि में से कर्मचारी विड्रॉ करता है वो उसकी क्या पोजीशन है। तो अब इसमें इसी चीज को मैं आपको बारीकी से समझाना चाहता हूं ताकि ज्यादातर क्वेश्चन में आपने देखा है कि ये भविष्य निधियों में अंशदान आता ही है, कर्मचारी का भी और नियोक्ता का भी, और सेवानिवृत्ति के समय वो पैसे विड्रॉ भी करता है या बीच में विड्रॉ कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये प्रोविडेंट फंड है, प्रमाणित जो भविष्य निधियां हैं, इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में और इनमें एकत्रित ब्याज के बारे में और एकमुश्त राशि विड्रॉ करने के बारे में आयकर के क्या नियम है, आयकर के क्या नियम है। तो अब इसमें ये 4 पॉइंट जो है ना, आपको तीनों मैं भविष्य निधि है उसमें चारों पॉइंटों का डिस्कशन करूंगा, आप ध्यान से सुनना। ठीक है, चारों पॉइंटों का डिस्कशन करूंगा। तो अब इसमें मान लो पहले अपन लेते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, वैधानिक भविष्य निधि, वैधानिक भविष्य निधि, वैधानिक भविष्य निधि। अब ये जो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है इसमें क्या करना है आपको कि ये चारों पोजीशन में देखो क्या सिचुएशन है। सिचुएशन का मतलब कर योग्य है या कर मुक्त है। अब देखिए वैधानिक भविष्य निधि में कर्मचारी का स्वयं का जो अंशदान है वो कर योग्य होता है। कर्मचारी का स्वयं का अंशदान, हमेशा ये पॉइंट आप ध्यान रखना, तीनों प्रकार की भविष्य निधियों के अंदर जो कर्मचारी का स्वयं का अंशदान है वो हमेशा कर योग्य होता है, वो हमेशा कर योग्य होता है, टैक्सेबल। ठीक है, और अब
दूसरा पॉइंट है नियोक्ता का अंशदान। अब मैं स्टेशनरी प्रोविडेंट के चारों पॉइंट बता रहा हूं आपको। ये क्या है? करयोगी। पहला पॉइंट, कर्मचारी का स्वयं का अंशदान करयोगी। नियोक्ता का अंशदान करमुक्त, एग्जेम्प्ट, बिल्कुल करमुक्त है, कोई जोड़ा नहीं जाएगा, लिखा नहीं जाएगा। और एकत्रित ब्याज ये भी करमुक्त है वैधानिक के अंदर। और एकमुश्त राशि प्राप्त होना ये भी करमुक्त है। तो जो वैधानिक के भविष्य निधि है उसकी क्या स्थिति आई है कि जो कर्मचारी का स्वयं का अंशदान है वो करयोग्य है, और बाकी नियोक्ता का अंशदान, एकत्रित ब्याज, एकमुश्त राशि प्राप्त होना ये क्या है? करमुक्त। यानी प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकालो उस समय आप ध्यान रखना कि कौन सी भविष्य निधि में कर्मचारी अंशदान कर रहा है और उसकी क्या सिचुएशन दी हुई है। अब आपका दूसरी जो भविष्य निधि है वो है आपकी प्रमाणित भविष्य निधि। कौन सी है? प्रमाणित भविष्य निधि, जिसको आप बोल सकते हो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, प्रमाणित भविष्य निधि। अब जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है उसके अंदर इन चार बातों के ऊपर जोर देना है कि क्या सिचुएशन है, कर मुक्ति और कर योग्य की, एग्जेम्प्टेड है या टैक्सेबल है, कौन सी चीज, इसमें आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीजें जो है जितने भी सैलरी एड के प्रोविजन है, चाहे वो कार की फैसिलिटी है, अलाउंसेस थे, परक्यूजिट्स थे, जितने भी आपको मैंने नियम कानून बताए हैं वो आपको बारीकी से पढ़ करके और अपने टिप्स के ऊपर सब याद करने पड़ेंगे, तभी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भली भांति अच्छी तरह से कर सकते हो। इवन आप घर में भी जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो और किसी नियम आपको याद नहीं आ रहा, आप कंफ्यूज हैं, तो आप अपनी किताब खोलिए और जो किताब में दिया हुआ नियम है उसका बारीक अध्ययन कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि इस मद के अंदर कौन सा अमाउंट टैक्सेबल है और कौन सा अमाउंट एग्जेम्प्टेड है। देखो आयकर में बच्चों सारी की सारी आपकी सफलता इस चीज पे निर्भर कर रही है कि आपने आयकर के प्रोविजंस को कितना याद कर लिया है, क्योंकि ये थोड़ा समय कम रहता है अध्ययन काल की दृष्टि से, इसलिए कुछ बातें शुरू में धीरे धीरे करके याद आती है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ जाते हो तो प्रोविजंस आपके याद हो जाते हैं। और बाद में शुरू में इनकम टैक्स पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि प्रोविजन आपने कम याद किए हैं, और जैसे जैसे कोर्स आगे खिसकता है, आगे चलता रहता है, तब आप थोड़ा अनुभव होता रहता है, प्रोविजंस आपको याद हो जाते हैं तो समझने में आपकी आसानी हो जाती है। अब एक बात आती है कि ये जो प्रमाणित भविष्य निधि है इसमें इन चार पॉइंटों की क्या सिचुएशन है। कर्मचारी का स्वयं का अंशदान यानी कि इम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड, कौन से में? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। तो देखो ये क्या है? टैक्सेबल। ये क्या है? टैक्सेबल, ठीक है। और नियोक्ता का जो अंशदान है उसकी क्या पोजीशन है? तो नियोक्ता का अंशदान एक्सेस ऑफ 12%, एक्सेस ऑफ 12% क्या है? टैक्सेबल। यानी कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगर नियोक्ता का अंशदान वेतन के 12% से ज्यादा है तो वो टैक्सेबल है। एक्सेस ऑफ 12%, 12% किसका? अब वो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा मूल वेतन का या मूल वेतन और डीए दोनों मिला करके, वो आपको क्वेश्चन में क्लियर रहता है। तो मूल वेतन ज्यादातर क्या होता है, मूल वेतन और डीए दोनों मिला करके उसके 12% से जितना एक्सेस है वो टैक्सेबल होगा और 12% तक एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। और इसी तरह से ये जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है इसमें एकत्रित ब्याज की जो सिचुएशन है वो है एक्सेस ऑफ 9.5% टैक्सेबल। मतलब क्या हुआ कि एकत्रित ब्याज जो है उसकी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में क्या सिचुएशन है कि 9.5% तक का ब्याज जो है वो तो करमुक्त है और 9.5% से ज्यादा है वो टैक्सेबल होगा। कौन सी भविष्य निधि में? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं, प्रमाणित भविष्य निधि में। और जो चौथा पॉइंट है एक मुश्त राशि प्राप्त होना,
अब इसके कुछ शर्तें हैं भाई। शर्तों के हिसाब से अगर 5 साल लगातार सेवा कर ली है तो एक मुश्त राशि जो प्राप्त होगी प्रमाणित भविष्य निधि से वो कर मुक्त होगी। ठीक है, अगर लगातार आपने 5 वर्ष सेवा कर ली है तो एक मुश्त राशि की जो सिचुएशन होगी वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में वो क्या होगी, एग्जेम्प्टेड। कंटिन्यू 5 ईयर सर्विस, कंटिन्यू 5 ईयर सर्विस, ठीक है, ये शर्त है, तो क्या होगी, एग्जेम्प्ट। टी फॉर टैक्सेबल एंड ई फॉर एग्जेम्प्ट। एक मुश्त राशि प्राप्त होती है और कर्मचारी ने कंटिन्यू 5 ईयर सर्विस की है। इफ कंटिन्यू 5 ईयर सर्विस, इफ कंटिन्यू 5 ईयर सर्विस इज देयर, तो ये एग्जेम्प्टेड हो जाएगा एक मुश्त राशि। एक मुश्त राशि में क्या मिलता है, एक मुश्त राशि में जो कर्मचारी और नियोक्ता ने जो अंशदान किया है वो और उसके ऊपर ब्याज, यानी कि एक्यूमुलेटेड फंड, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, वो जुड़ करके एक कर्मचारी को मिलता है सेवानिवृत्ति के समय या जो पैसे वो निकालता है उसमें दोनों हिस्से होते हैं, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन प्लस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब आपकी तीसरी जो भविष्य निधि है वो है आपकी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रमाणित भविष्य निधि, जिसको यूआरपीएफ भी बोलते हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब इसमें क्या है कि ये चारों पॉइंट की सिचुएशन क्या है इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या है कि जो कर्मचारी का स्वयं का अंशदान है वो क्या है, टैक्सेबल। टी स्टैंड्स फॉर टैक्सेबल, यानी तीनों भविष्य निधियों में जो कर्मचारी का अंशदान है वो टैक्सेबल होता है, और नियोक्ता का जो अंशदान है वो एग्जेम्प्टेड है। इसमें नियोक्ता का अंशदान एग्जेम्प्टेड है, और एकत्रित ब्याज ये भी क्या है, एग्जेम्प्टेड है, कोई ध्यान नहीं जाता। यानी कि जो अप्रमाणित भविष्य निधि है तो उसमें फंड में जमा रकम पर ब्याज, इस फंड में जो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है उसकी क्या सिचुएशन है कि जो एकत्रित ब्याज है इस फंड में जमा रकम पर ब्याज की राशि या दर पर ध्यान नहीं दिया जाता, और अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड की दशा में कर्मचारी के अंशदान पर कोई छूट प्राप्त नहीं होती, इनकी कोई छूट प्राप्त नहीं होती है। अच्छा, अब आपके एक मुश्त राशि, एक मुश्त राशि में आपको क्या करना है कि अप्रमाणित भविष्य निधि की स्थिति में जो कर्मचारी है उसको क्या करना पड़ेगा कि इधर कोई ध्यान नहीं है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, ये टैक्सेबल है, नियोक्ता का अंशदान कोई ध्यान नहीं, एकत्रित ब्याज कोई ध्यान नहीं, और जो आपको एक मुश्त जो राशि प्राप्त हुई है, अब एक मुश्त राशि में आपको क्या करना है कि जो कर्मचारी का हिस्सा करमुक्त, कर्मचारी का जो हिस्सा है वो करमुक्त, और कर्मचारी के हिस्से पे जो ब्याज है वो अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य। कर्मचारी का स्वयं का जो एकत्रित हिस्सा है वो करमुक्त है, लेकिन उस पर जो ब्याज है वो अन्य साधनों से आय शीर्षक में क्या है, कर योग्य है, और नियोक्ता का अंशदान एवं उस पर ब्याज वो कर योग्य है। किसमें, अप्रमाणित भविष्य निधि में। तो मैंने आपको बताया कि जो एक मुश्त राशि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से मिलेगी उसमें कर्मचारी का अंशदान है वो करमुक्त है, कर्मचारी के अंशदान पर जो ब्याज है वो अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य, और जो नियोक्ता का अंशदान और उस पर ब्याज है वो कर योग्य होगा। यानी कि ये एग्जेम्प्टेड, ये एग्जेम्प्टेड, और ये आपके क्या है कि जो एम्प्लॉयर का अंशदान है वो और उस पर ब्याज कर योग्य, और कर्मचारी का अंशदान करमुक्त, और कर्मचारी के अंशदान पर जो ब्याज है वो अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य।
तो ये भविष्य निधि के बारे में आपको इस तरह से डिटेल में और अच्छी तरह से आप बुक में पढ़िए, ठीक है। ये मैंने आपको एक मोटा मोटी पॉइंट बताया है। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में जो समस्या आती है वो ये आती है कि जैसे स्टेशनरी प्रोविडेंट फंड में तो केवल कर्मचारी का अंशदान है वही करियोगे, बाकी एग्जेम्प्टेड है। और ये जो अनरिकॉग्नाइज्ड जो प्रोविडेंट फंड होता है ना, सॉरी जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है उसमें कर्मचारी का अंशदान क्या है, करियोगे, तीनों में है। लेकिन जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है उसमें नियोक्ता का अंशदान 12% से ज़्यादा होगा तो करियोगे होगा, एकत्रित ब्याज 9.5% से ज़्यादा होगा तो करियोगे होगा, और एक मुश्त राशि 5 साल लगातार सेवा कर ली है तो वो कर मुक्त हो जाएगी। और इसमें अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें ये जो आपका कर्मचारी का अनुदान तो करियोगे है, ब्याज और नियोक्ता के अनुदान पे कोई ध्यान नहीं है, कोई छूट नहीं है इनकम टैक्स में। लेकिन जो रिटायरमेंट के टाइम में इसमें पैसा मिलेगा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो कर्मचारी के जो अंशदान है वो कर मुक्त है, उस पर ब्याज अन्य साधनों से आय शीर्षक में करियोगे, और नियोक्ता का अंशदान और उस पर ब्याज ये टैक्सेबल कर्मचारी के लिए होगा। तो ये भविष्य नीतियों के बारे में बच्चों आप थोड़ा सा ध्यान अच्छी तरह से बुक में दोबारा पढ़ें और इसको याद करें ताकि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते समय किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। अगर आपको कोई समस्या है तो मेरे से आप टेलीफोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।